Assalamualaikum class. I hope all of you are doing well. Um, अच्छा लास्ट हम ना जीन थेरेपी के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने पैटर्न्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो थे ना ये देख रहे थे। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन की हमने डेफिनेशन देखी थी कि जीन एक्सप्रेशन क्या होती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो जीन के पास है वो उसे यूज करे कोई भी फंक्शनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। और फंक्शनल प्रोडक्ट हमेशा प्रोटीन होती है। ठीक है, और हमेशा आरएनए के बाद प्रोटीन बनती है। जीन इज द डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो थे ना जीन एक्सप्रेशंस की कुछ टाइप्स देखी थी, कॉन्स्टिट्यूटिव, टिश्यू स्पेसिफिक, और ये वाले सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं। ठीक है, और इसमें हम सिर्फ कार्डियक एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, वो पहले जीन जो किसी रिदम में एक्सप्रेस करते हैं, इन्हें आप क्लॉक जीन्स कहते हो। ठीक है, यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेवल्स ऑफ जीन रेगुलेशन, सबसे पहले आता है ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। ट्रांसक्रिप्शन, जैसे कि आप लोगों को पता है ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। डीएनए से किसका बनना, सॉरी डीएनए कैपिटल में लिखूंगी, डीएनए से किसका बनना, आरएनए का बनना। ठीक है, या फिर अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि मैसेंजर आरएनए का बनना, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो इस लेवल पे अगर जीन की रेगुलेशन हो रही है ना, दिस इज ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। ठीक है, तो ये डिटरमाइन करना, डिटरमाइंस इफ एंड हाउ मच मैसेंजर आरएनए इज मेड, कि कितना मैसेंजर आरएनए बना है डीएनए में से। और ये जो चीज़ है ना कंट्रोल की जाती है वे प्रोमोटर्स, एनहांसर्स, साइलेंसर्स और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रोमोटर्स क्या होते हैं, हमारे पास कोई भी जीन का सीक्वेंस है, कोई भी डीएनए है ना सारा, ये आपके पास एक जीन है। ठीक है, जीन से पहले ना कुछ सीक्वेंसेस होती हैं, उन्हें प्रोमोटर्स कहते हैं। इन प्रोमोटर्स का एक काम होता है कि इनके ऊपर कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आकर अटैच होते हैं। ठीक है, और ये विद द हेल्प ऑफ इनहांसर्स भी हमारे पास ना पूरी जीन में इनहांसर्स भी अवेलेबल होते हैं। मतलब आप ऐसे इमेजिन करो, ये सारा हमारे पास एक डीएनए है, डीएनए में जीन्स है, इस जीन ने क्या बनना है, प्रोटीन बननी है। ये डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, इस जीन की लेफ्ट साइड पे कुछ प्रोमोटर्स हैं, ये भी डीएनए के सीक्वेंस है, जो आप एटीजीसी सारे पढ़े हुए हैं ना, ये डीएनए के सीक्वेंसेस है। और साथ में कुछ इनहांसर्स भी हैं, इनहांसर्स भी न्यूक्लियोटाइड्स है, डीएनए का सीक्वेंस है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आकर अटैच होते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक्टिवेटर्स नजर आ रहा है। ठीक है, एक्टिवेटर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स नजर आ रहे हैं ये। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कुछ मीडिएटर प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और जो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, प्रोमोटर्स और इनहांसर्स, इन्हें कहते हैं डिजिटल कंट्रोल एलिमेंट्स। मतलब ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इस वजह से इन्हें हम कहते हैं डिजिटल कंट्रोल एलिमेंट्स। ठीक है, और ना नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अच्छा, हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि प्रोमोटर्स और इनहांसर्स का क्या काम है। इनहांसर्स के ऊपर ना कुछ एक्टिवेटर्स या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आकर बाइंड करते हैं। जब ये इसके ऊपर आकर बाइंड करते हैं ना, तो डीएनए ना यहाँ से बेंड हो जाता है। जब ये डीएनए बेंड होता है ना, तो ये इनहांसर्स वाली साइड, ये देखो पहले सीधी सारी सीधा था सारा डीएनए। ठीक है, अब इनहांसर्स वाली साइड ये ऐसे करके बेंड हो जाती है, बेंड करके प्रोमोटर वाली साइड पर आ गई। अब जो है ना यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आता है, जो डीएनए से आरएनए बनाता है ना, वो एंजाइम जो डीएनए से आरएनए बनाता है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, वो एंजाइम आता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं, प्रोटीन्स आती हैं, एक्टिवेटर्स आते हैं। ये सारी चीजें मिलके ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी चीज मिसिंग होगी, प्रोमोटर में कोई म्यूटेशन होगी, इन्हांसर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, एक्टिवेटर्स नहीं आ रहे, आरएनए पॉलीमरेज डेफिशिएंट है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स नहीं है, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। और ट्रांसक्रिप्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, मैसेंजर आरएनए बनना। तो एंड रिजल्ट जो है आरएनए वो नहीं बनेगा। ठीक है, साइलेंसर्स का ये कॉन्सेप्ट है, ये देखो, ये हमारे पास एक जीन है,
इसके ऊपर अगर एक साइलेंसर है, इसके ऊपर अगर कोई इनहिबिटर आकर अटैच हो जाए तो प्रोमोटर अपना फंक्शन नहीं करेगा। इन्हांसर प्रोमोटर के फंक्शन को इन्हांस करता है, साइलेंसर प्रोमोटर के फंक्शन को, यहाँ पे आपको क्रॉस नजर आ रहा है, प्रोमोटर के फंक्शन को इनहिबिट करता है। ठीक है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। अब जब ट्रांसक्रिप्शन हो गई है, मतलब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन गया ना, उसके बाद उसकी रेगुलेशन होती है। इसमें स्प्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है, वेरी फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था। स्प्लाइसिंग, एडिटिंग, जीन कटिंग, ठीक है, कोई ऐसे सेगमेंट जो नहीं रिक्वायर्ड होते, इंट्रॉन्स, वो निकाल दिए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने आगे भी पढ़ना है, पहले भी हम पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा ट्रांसलेशनल रेगुलेशन। ट्रांसलेशन क्या होती है? ट्रांसलेशन होती है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ट्रांसलेशन होती है आरएनए से प्रोटीन्स का बनना। दिस इज ट्रांसलेशन। ठीक है। तो ट्रांसलेशन रेगुलेशन यही है कि कितनी इफेक्टिवली मैसेंजर आरएनए प्रोटीन्स में ट्रांसलेट हो रहा है। पोस्ट ट्रांसलेशन रेगुलेशन के ट्रांसलेशन होने के बाद, पोस्ट, जहाँ पे पोस्ट का मतलब आ जाए उसका मतलब होता है उस इवेंट होने के बाद। ठीक है। जिस तरह आप प्री बर्थडे पोस्ट बर्थडे वर्ड यूज करते हो, यहाँ पे मैं प्री लिख दूं, पोस्ट लिख दूं। ठीक है। हम अक्सर वर्ड यूज करते हैं प्री बर्थडे सरप्राइज, पोस्ट बर्थडे सरप्राइज। ठीक है। तो प्री का मतलब होता है बिफोर, और पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। क्या होता है? आफ्टर। तो आपने याद रखना है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद, पोस्ट ट्रांसलेशन का मतलब है ट्रांसलेशन होने के बाद। ठीक है। जब ट्रांसलेशन हो जाती है ना, उसके बाद जो आपकी प्रोटीन बनती है ना, प्रोटीन की कुछ फोल्डिंग्स होती है, प्रोटीन पे फॉस्फोरस ग्रुप ऐड होता है, प्रोटीन में कुछ चेंजिंग्स हो जाती है। ये सारी चीजें किसमें आती है? पोस्ट ट्रांसलेशन रेगुलेशन में आती है, सारे लेवल्स ऑफ जीन रेगुलेशन। ठीक है। ये आपने अच्छे से देख लेने हैं। यहाँ पे वही प्रोमोटर्स एनहांसर्स के बारे में बताया हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में बताया हुआ है, इसे आप पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ टफ नहीं। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस, हम ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं कि एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस क्या होती हैं। ऐसी चेंजिंग जो एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है, डीएनए सीक्वेंस को कंट्रोल नहीं करती। इसमें हमने डीएनए मिथाइलेशन जो थी लास्ट लेक्चर में, वो बात की थी। ठीक है। इसके अलावा सेल सिग्नलिंग होती है। सेल सिग्नलिंग में ये होता है कि कोई ना कोई इन्वायरमेंटल क्यू जो है ना, वो किसी जीन एक्सप्रेशन को ट्रिगर कर दे, उसे चेंज कर दे, या किसी भी स्पेसिफिक जीन्स को इनहिबिट कर दे, कोई बाहर से आने वाले मॉलिक्यूल्स या बाहर से आने वाला कोई सिग्नल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है ह्यूमन जीन थेरेपी, करंट स्टेटस एंड बेसिक साइंस। इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन आप देख लो कि रैपिडली जो है ना ह्यूमन जीन थेरेपी इवॉल्व हो रही है, और जो जितनी हमारी आज के दौर की डिजीज है उन्हें ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। और पेशेंट्स के जेनेटिक लेवल, जेनेटिक मटेरियल्स को ऑल्टर किया जा रहा है, उसमें न्यू थेरापेटिक जीन्स इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, सारी चीजें। करंट स्टेटस में यह है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ न्यू थेरेपीज हैं। ठीक है। इनके आप नाम देख लो, लक्सटर्ना है, यूनाइटेड स्टेट्स में प्रूव हुई थी। ये इनहेरिटेड ब्लाइंडनेस को उसकी ट्रीटमेंट के लिए है। जोलगेंस्मा है। ठीक है। ये मस्कुलर एट्रोफी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, स्पाइन मसल्स अगर आपके खराब हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, एसएमए जिसे कहते हैं। ठीक है। ये भी एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए है। किम्ब्री एंड स्कार्टा, ये भी कार टी सेल थेरेपी। कार टी जहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया था, जहाँ पे कार टी आ जाए उसका लिंक हमेशा कैंसर से होगा। ठीक है। कैंसर सेल से होगा। तो ये हमेशा कैंसर सेल्स को टारगेट करती है, उन्हें डिस्ट्रॉय करती है, और पेशेंट्स के इम्यून सेल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करती है। तो ये करंट स्टेटस है इसका ह्यूमन जीन थेरेपी का। बाकी जो चीज़ है यहाँ पे इसमें पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ टफ नहीं है, जस्ट थोरेटिकल है। ठीक है। कि ऑन गोइंग क्या ट्रायल्स हैं, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स क्या है। क्रिस्पर कैस9 के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, किसी भी जीन को एडिट करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है। और चैलेंजेस जिसमें एथिकल इश्यूज आ जाते हैं, और बाकी इश्यूज भी हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, दैट इज द वेक्टर्स और द कैरियर्स इन द जीन थेरेपी। वेक्टर्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो आपके थेरेपेटिक जीन को ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड्स द टारगेट सेल। ठीक है। वायरल वेक्टर भी हो सकते हैं, नॉन वायरल भी हो सकते हैं। वायरल होंगे तो रेट्रोवायरस है, जीनो वायरस है। ठीक है। और नॉन वायरल होंगे तो प्लाज्मिक डीएनए, सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है। ये इसकी डेफिनेशन है कि वेक्टर क्या होता है। मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी, सोमैटिक है, जर्म लाइन है,
ठीक है, एक्स वीवो है, एन वीवो है, ये आपको सारी चीजें ऑन फिंगर टिप्स होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपके सही होंगे तो नेक्स्ट आपके जितनी भी आपके फाइनल टर्म तक आपके जितने भी चैप्टर्स हैं ना वो सारे इस पे बेस करते हैं, मतलब ये आपके बेसिक चैप्टर है। ठीक है, आपकी बेसिस है। डेफिनेशन देख लो। वेक्टर इन जीन थेरेपी इज अ व्हीकल। व्हीकल क्या होता है? कोई भी चीज जिस तरह गाड़ी होती है ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, व्हीकल यूज टू डिलीवर थेरापेटिक जीन इनटू पेशेंट सेल। पेशेंट के सेल में कोई थेरापेटिक जीन को इंसर्ट करना। ये वायरल भी हो सकता है, नॉन वायरल भी हो सकता है। और इट इज डेजिग्नेटेड टू एंटर टारगेट सेल सेफली एंड एफिशिएंटली। और गोल क्या होता है आपका? कि आप किसी जेनेटिक डिजीज को ट्रीट कर लो बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फंक्शनल जीन। ठीक है, अच्छा। इट मस्ट एंटर द टारगेट सेल। इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये टारगेट सेल में मस्ट एंटर होना चाहिए। मस्ट अलाउ द जीन टू वर्क। कि आप जो जीन एंटर कर रहे हो ना, इट शुड वर्क। वो आगे उसे फर्दर प्रोटीन्स बनानी चाहिए एंड इट शुड नॉट कॉज द डिजीज। उसे डिजीज कॉज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर देखो आप वायरल फैक्टर यूज कर रहे हो ना, तो वायरस आपको पता है डिजीज कॉज करता है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि वायरस का जो अपना डीएनए होता है ना उसे इस तरह से मॉडिफाई करते हैं, इस तरह से चेंज करते हैं कि वो डिजीज कॉज ना करे। ठीक है, viruses जो है they are very good at delivering genetic material into cells. So scientists modify them to use them as a gene therapy vectors. Viruses most important vectors हैं जो जीन थेरेपी के वेक्टर्स के तौर पे यूज किए जाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इन दीज मॉडिफाइड वेक्टर्स, इन दीज मॉडिफाइड वायरसेस। मॉडिफाइड आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि साइंटिस्ट ने उन्हें मॉडिफाई किया है, उनका जो अपना जीनोम है उसे एडिट किया है। और अपना जीनोम क्यों एडिट किया है? ताकि वो डिजीज कॉज ना करे। ठीक है, क्योंकि वायरस सबको पता है वायरस डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो वायरल जीन्स रिमूव कर दी जाती है, ऑल्टर कर दी जाती है ताकि वायरस रेप्लिकेट ना करे, वायरस डिजीज कॉज ना करे। लेट मी चेक के वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। यस, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक कॉन्सेप्ट आता है स्यूडोटाइपिंग का। अच्छा, पहले इस लाइन को देखो। द मिसिंग वायरल प्रोटीन्स आर प्रोवाइडेड बाय पैकेजिंग सेल्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अब क्या होता है कि सपोज कोई वायरल प्रोटीन मिस है, या आपको जीन थेरेपी में उस सेल में आपको कोई प्रोटीन रिक्वायर्ड थी, लेकिन जब आपने वायरस का जीनोम वहां से रिमूव कर दिया ना, तो अब उसमें वो वायरल प्रोटीन नहीं है। तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि आपके पास कुछ पैकेजिंग सेल्स होते हैं इन द लैब, तो वो उन वायरल प्रोटीन्स को वहां पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्यूडोटाइपिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। Sometimes scientists change the virus surface proteins to interact different cell types, a method called pseudotyping. अच्छा, देखो वायरस का आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि देखो कुछ वायरसेस होते हैं जो सिर्फ लंग्स में इन्फेक्ट करते हैं। जिस तरह कोविड था, वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम सिस्टम इफेक्ट करता है। कुछ वायरस होते हैं जो आपके सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इफेक्ट करते हैं। कुछ होंगे जो सिर्फ ब्लड पे एक्ट करेंगे। ठीक है, डिफरेंट तरह के वायरसेस होते हैं। मतलब उन्होंने अपना सेल चूज किया हुआ है कि हमने उसी सेल पे जाना है, उसी दरवाजे पे जाना है। उनके पास एक की है, वायरस के पास एक की है, और वो की लेके उसी सेल के पास जाएगा। ठीक है, अब स्यूडोटाइपिंग में क्या होता है कि साइंटिस्ट वो की चेंज कर देते हैं। ये अब जो ये वाली स्लाइड है ना, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यू डोंट हैव टू राइट दिस इन योर एग्जाम। दिस इज जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। वायरसेस इन जीन थेरेपी, इसे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। साइंटिस्ट ऑफन यूज वायरसेस टू डिलीवर जीन्स इनटू सेल्स। ठीक है, ये वही बात हो गई कि वायरसेस गुड वेक्टर है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज दिस दैट ईच वायरस नॉर्मली इन्फेक्ट्स ओनली सर्टेन टाइप ऑफ सेल। वायरस सिर्फ सर्टेन टाइप ऑफ सेल को इन्फेक्ट करता है। एक वायरस जो सिर्फ लंग सेल को इन्फेक्ट करेगा वो सिर्फ लंग सेल को ही कर सकता है, वो लिवर सेल को इन्फेक्ट नहीं करेगा, वो ब्लड सेल को इन्फेक्ट नहीं करेगा। उसके पास सिर्फ की किसकी है? लंग सेल की है, लिवर सेल की नहीं है। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन इज स्यूडोटाइपिंग। स्यूडोटाइपिंग क्या है कि आपने वायरस की को चेंज करना है। व्हाट इज स्यूडोटाइपिंग? स्यूडो क्या होता है? जहाँ पे भी स्यूडो का वर्ड आए ना, इसका लिंक हमेशा होता है फॉल्स से। अगर आपको लोअर क्लासेस में याद हो, हमने ना अमीबा पढ़ा था। ठीक है, अमीबा में हम एक वर्ड याद रखते थे, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, और इसे हम कहते थे कि इसका एक फॉल्स फुट होता है, फॉल्स फुट। तो मैं आपको ना सिर्फ स्यूडो बताना चाह रही हूँ। स्यूडो का वर्ड जहाँ पे आ जाए ना, उसका मीनिंग होता है फॉल्स। तो हम ना एक की, फॉल्स की बना देते हैं इस तरह से कि हम चेंज द वायरस की ऑन इट सर्फेस। की को आपने यहाँ पे ना उसकी सरफेस प्रोटीन्स लेना है।
वायरस के ऊपर ना कुछ प्रोटीन्स होती है, मैं आपको एक वायरस का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये एक वायरस है, मिड में इसका सारा न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो। न्यूक्लिक एसिड कैन बी डीएनए, न्यूक्लिक एसिड कैन बी आरएनए। कुछ वायरसेस होते हैं वो आरएनए वायरसेस होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं वो डीएनए वायरसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अपने न्यूक्लिक एसिड्स के बाद ना वायरसेस के पास एक प्रोटीन कोट होता है, उसको कैप्सिड कहते हैं। यहाँ पे अगर कोई डायग्राम है ना तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, प्रोटीन कोट होता है, इसे कैप्सिड कहते हैं। ये देखो, ये प्रोटीन कोट है, प्रोटीन्स का बना होता है, कैप्सिड कहते हैं इसको। कैप्सिड और वायरस का स्ट्रक्चर ना आपने एफएससी लेवल पे भी याद, शायद आपको आपने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद ना कुछ वायरसेस होते हैं, उनके ना होती है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है, उसे इन्वेलप कहते हैं। और उस इन्वेलप के ऊपर ना कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उन्हें इन्वेलप प्रोटीन्स कहते हैं या इन्हें सरफेस प्रोटीन्स भी कहते हैं। इतना आपने स्ट्रक्चर मस्त याद रखना है। इसके अलावा ये जो मिड में सारा ये सारा एरिया, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। आपका लिंक फिलहाल है किससे? इन्वेलप प्रोटीन से। इन्वेलप प्रोटीन या सरफेस प्रोटीन्स, ठीक है। अच्छा, अब जब वायरस ने किसी सेल में एंटर होना होता है ना, वो इन प्रोटीन्स के थ्रू, इन रिसेप्टर्स के थ्रू जाता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन सरफेस प्रोटीन्स को चेंज कर देते हैं। ये जो सरफेस प्रोटीन्स है ना, इनको हम की का नाम दे रहे हैं। ये लाइन पढ़ो, दीज कीज आर कॉल्ड सरफेस प्रोटीन्स एंड दे डिसाइड विच सेल्स द वायरस कैन ओपन द डोर टू। ये जो सरफेस प्रोटीन्स है ना, ये डिसाइड करती हैं कि वायरस ने किस सेल में जाना है, किस दरवाजे में जाना है। उससे लंग सेल में जाना है, उससे लंग सेल के दरवाजे में जाना है, उससे लिवर सेल में जाना है, ठीक है। बाय स्वैपिंग दीज प्रोटीन्स, अगर आप इन प्रोटीन्स को चेंज कर दो, आप लंग सेल के इनवेलप प्रोटीन्स को लिवर लिवर वाले पे लगा दो, उस वायरस पे लगा दो जिससे लिवर पे जाना है, या लिवर वाले की लंग पे लगा दो, मतलब एक्सचेंज कर दो ना, ठीक है। तो इस तरह से साइंटिस्ट कैन मेक अ न्यू वायरस, एक न्यू वायरस बना लेते हैं, जो एक जो दूसरे सेल में एंटर हो सकता है। दिस इज स्यूडो टाइपिंग। ये आपको मैं दोबारा बता रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है, आपने लिखना नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा है डोंट राइट दिस इन एग्जाम, ठीक है। इजीली इसे दोबारा से अंडरस्टैंड कर लो। एक नॉर्मल वायरस है, एक नॉर्मल वायरस के पास एक की है कि वो सिर्फ एक बेडरूम का दरवाजा खोल सकता है, ठीक है। लेकिन अब जो स्यूडो टाइप्ड वायरस है ना, स्यूडो टाइप्ड, जिसकी की स्वैप हो गई है, ठीक है, जिसके ऊपर प्रोटीन्स चेंज हो गई है, इसके पास स्वैप्ड की है, तो अब इसके पास ये एबिलिटी है कि वो किचन या गैराज या कहीं का भी डोर खोल सकता है, मतलब वो किसी भी सेल में जा सकता है। पहले वो अगर सिर्फ लंग सेल में जाता था, तो अब लिवर में, लंग में, ब्लड में, ब्रेन में, आई में, एनी सेल इट कैन गो, ठीक है। ये स्यूडोटाइपिंग का कॉन्सेप्ट था। तो ये वायरल वेक्टर्स थे, इसमें हमने स्यूडोटाइपिंग का कॉन्सेप्ट देखा। ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वायरल वेक्टर्स। आपने वायरल वेक्टर्स, इनके स्ट्रक्चर्स, ये वेक्टर्स आरएनए के, डीएनए के हैं, ठीक है। क्या फंक्शंस हैं, किस तरह काम करते हैं, किस तरह काम नहीं करते, इनकी क्या लिमिटेशंस है, आपको ये A to Z आना चाहिए। किसी भी वेक्टर पे नोट आ सकता है, ठीक है। रेट्रोवायरस पे नोट आ सकता है, एडिनो वायरस पे नोट आ सकता है, लेंटी पे आ सकता है, एडिनो एसोसिएटेड वायरस पे आ सकता है, AAV कहते हैं इसको। तो आपको हर वायरस को बहुत अच्छे से इसकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, इसकी लिमिटेशंस, कहाँ यूज है, कहाँ यूज नहीं है, कौन सी चीज है, कौन सी चीज नहीं है। यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा, अगर सेपरेट नोट नहीं आता, MCQs तो मस्ट आएंगे, ठीक है। और सिंपल नोट आ सकता है वेक्टर्स पे। अब जब सिंपल नोट आएगा ना वेक्टर्स पे, तो आप वायरल वेक्टर्स भी लिखोगे और आप नॉन वायरल वेक्टर्स भी लिखोगे, या फिर खाली नोट आ सकता है वायरल वेक्टर्स पे। जब खाली वायरल वेक्टर्स पे नोट आएगा, तो आपने वायरल वेक्टर्स को ही लिखना है, रेट्रो, एडिनो, लेंटी, एडिनो एसोसिएटेड वायरस, ये वाले सारे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, पेक्यूलो, वैक्सीनिया, वो भी पढ़ेंगे। आपने ये लिखने हैं सारे, और, और डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। ओके, कमिंग टुवर्ड्स द रेट्रोवायरल वेक्टर्स, ये आरएनए कंटेनिंग रेट्रोवायरसेस हैं। ये है ना, MCQ आ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि रेट्रोवायरस कौन सा वायरस होता है, आरएनए कंटेनिंग होता है, डीएनए कंटेनिंग होता है, या इसके पास दोनों होते हैं, या कोई और ऑप्शन हो सकती है, ठीक है। तो ये आरएनए होता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखो,
एक होता है लेंटिवायरस, वो लेंटिवायरस का पूछ सकता है आरएनए कंटेनिंग या डीएनए कंटेनिंग है, मतलब आपको ये फॉर एमसीक्यूज आने चाहिए। एडिनोवायरल वेक्टर, ये डीएनए वायरस है, ठीक है। तो ये आपको किसके लिए आना चाहिए, एमसीक्यूज के लिए। ओके। अपना तीन चार कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें ले लो कि किस तरह से आपने याद रखना है। एक चीज आपने याद रखनी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अच्छा, अब हम जरा रिमाइंड करें, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी थी आपने। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, डीएनए से किसका बनना, मैसेंजर आरएनए, खाली आप आरएनए भी कह सकते हो, डीएनए से आरएनए का बनना इज द ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो वर्ड क्या लग रहा है, रिवर्स। रिवर्स का वर्ड लग रहा है, और जहां पे भी ट्रांसक्रिप्टेज आ जाए ना, ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब होता है कोई इंजाइम है यहाँ पे। ट्रांसक्रिप्टेज इज एन इंजाइम। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अब ये एक ऐसा एंजाइम है जो रिवर्स काम करेगा। अब रिवर्स काम क्या है, मैसेंजर आरएनए से एम छोटा आएगा हमेशा, आरएनए कैपिटल आएगा, ये आपने हमेशा याद रखना है। मैसेंजर आरएनए में एम छोटा, आरएनए कैपिटल, ठीक है। मैसेंजर आरएनए से अगर डीएनए बनेगा ना, दैट इज द फंक्शन ऑफ द एंजाइम। कौन सी एंजाइम का फंक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन। दिस कैन आल्सो बी योर एमसीक्यू, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो मैसेंजर आरएनए से डीएनए को बनाता है। अब जो आपके पास ये एक वायरस है, वायरस का क्या नाम है, रेट्रोवायरस, ठीक है। ये रेट्रोवायरस का स्ट्रक्चर है, ये इसके आपने प्रैक्टिस कर लेना, मिड में सारा इसका आरएनए है, ये कुछ एंजाइम्स है इसके पास आपने मस्ट याद रखना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। इसके पास इंटीग्रेज भी होता है, ये भी याद रखना है, दो एंजाइम्स मस्ट याद रखने हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज, ठीक है। बाकी प्रोटीन्स इसके पास होते हैं, मैलो प्रोटीन्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, when they infect a cell, जब ये किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं, आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू डीएनए यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका जो अपना आरएनए है ना, ये जब किसी सेल में जाता है, ये होस्ट सेल था जहाँ पे इसने इन्फेक्ट करना है ये सारा, ठीक है। वहां पे जाता है ना, तो इसका जो अपना आरएनए है, इट इज कन्वर्टेड इनटू डीएनए। किसकी हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेज। इंटीग्रेज वर्ड क्या इंडिकेट करते हैं, थोड़ी सी कॉमन सेंस अगर लगाओ, इंटीग्रेट, किसी चीज में इंसर्ट करना, ठीक है। सो इंटीग्रेज हमारे पास ऐसा एंजाइम है जो क्या करेगा, जो आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो गया, उसको इंटीग्रेट करा रहा है न्यूक्लियस में, उसको इंटीग्रेट करा रहा है न्यूक्लियस में, या उसको इंटीग्रेट करा रहा है सेल, ठीक है। ये थोड़ी डायग्राम है यहाँ पे ना, इंटीग्रेशन इनहिबिटर्स है कि अगर इनहिबिटर्स होंगे इंटीग्रेज एंजाइम के, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन नहीं होगी। इनहिबिटर का क्या मतलब होगा, वो चीज स्टॉप हो रही है, तो अगर इंटीग्रेज के इनहिबिटर्स है तो वो इसमें इंसर्ट नहीं होगा, न्यूक्लियस में नहीं जाएगा, ठीक है। तो और अगर ऑब्वियसली इनहिबिटर्स नहीं है, तो इंटीग्रेज की हेल्प से आरएनए से डीएनए बन रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, और डीएनए का इंसर्ट हो रहा है होस्ट सेल में। ओके, कहाँ तक हो गया था, ठीक है। एंड दिस डीएनए इंटीग्रेट्स इनटू द होस्ट सेल जीनोम यूजिंग द एंजाइम इंटीग्रेज। ये दोनों एंजाइम्स आपने मस्ट याद रखने हैं। आगे देखो, दिस अलाउज लॉन्ग टर्म एक्सप्रेशन ऑफ द इंसर्टेड जीन। अब ना कुछ वेक्टर्स होते हैं जिनका एक्सप्रेशन लॉन्ग टर्म होता है, कुछ का शॉर्ट टर्म होता है, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। यहाँ पे ना मैंने शॉर्ट पे लिखा हुआ है, देखो, रेट्रो का लॉन्ग टर्म है, एटीनो का शॉर्ट टर्म है, लेंटी का भी शॉर्ट टर्म होता है, ये मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी, ठीक है। और इसके अलावा एडीनो का भी लॉन्ग टर्म है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का मतलब है कि कितनी देर तक वो जीन को एक्सप्रेस करता है, कितना अच्छा वो वेक्टर है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म है, ये काफी इफेक्टिव वेक्टर है। ओके, सम रेट्रोवायरस इन्फेक्ट ओनली डिवाइडिंग सेल्स। अच्छा, कुछ रेट्रोवायरसेस होते हैं कि वो सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स पे इफेक्ट करते हैं। डिवाइडिंग सेल्स आपके जो नॉर्मल सोमैटिक सेल्स है, जर्मलिंग सेल्स है, दैट आर डिवाइडिंग सेल्स। कुछ सेल्स होते हैं जो नॉन डिवाइडिंग होते हैं। आपको याद रखना चाहिए, जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स है ना, नॉन डिवाइडिंग, इनमें ना दो सेल्स आते हैं, एक आपके मसल सेल्स आते हैं, दीज आर नॉन डिवाइडिंग। दूसरे आपके न्यूरॉन्स आते हैं, ये दोनों सेल्स नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो जो रेट्रोवायरसेस है ना, ये इन्फेक्ट करते हैं, सम रेट्रोवायरसेस इन्फेक्ट द नॉन डिवाइडिंग सेल्स,
एग्जाम्पल उसे दी है MLV की। MLV जो है ना, म्यूरिन ल्यूकेमिया वायरस है। म्यूरिन ल्यूकेमिया वायरस से आगे मैंने कहीं लिखा हुआ है MLV। MLV MLV ठीक है। म्यूरिन ल्यूकीमिया वायरस। म्यूरिन का जहाँ पे वर्ड आ जाए ना, इसका लिंक हमेशा ना माइस से होता है, रैट से होता है। ठीक है। ऐसे सेल्स या ऐसे वायरसेस, मैंने बल्कि यहाँ पे लिख देती हूँ, MLV म्यूरिन ल्यूकीमिया वायरस। अच्छा, अब ये कौन से वायरसेस हैं? दीज आर द वायरस, ऐसे वायरसेस हैं जो कैंसर कॉज कर रहे हैं। ऐसे वायरस जो कैंसर कॉज कर रहे हैं, किसमें? माइस में। माइस को म्यूरिन कहते हैं। ऐसे वायरसेस जो माइस में म्यूरिन में कैंसर कॉज कर रहे हैं, इन्हें म्यूरिन ल्यूकेमिया वायरस कहते हैं। और जो MLVs हैं, दीज आर द रेट्रोवायरसेस। MLV रेट्रोवायरसेस की एग्जाम्पल है, रैट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं। कुछ रेट्रोवायरसेस जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रहे हैं, उसकी एग्जाम्पल है HIV की। इसके बारे में आपको पता होगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये इन्फेक्ट कर सकता है डिवाइडिंग सेल को भी, नॉन डिवाइडिंग सेल को भी। ठीक है। बिकॉज दे कैन ट्रांसपोर्ट द DNA इनटू द न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि अपना जो DNA है वो न्यूक्लियस तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। HIV डिवाइडिंग सेल्स को भी, नॉन डिवाइडिंग सेल्स दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है। MLV सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है। और नॉन डिवाइडिंग में आपको बता चुकी, नॉन डिवाइडिंग कौन से होते हैं? आपके मसल सेल्स एंड द न्यूरॉन सेल्स। इसके कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं। रेट्रोवायरस कैरी टू कॉपीज ऑफ पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। टू कॉपीज है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। 7 to 10 kb लेंथ है। जो ये KB वाला कॉन्सेप्ट था ना, ये जब आपने न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ा था ना, मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी। एक हमने बेसिस के बारे में पढ़ा था, जिसे आप B से डोनेट करते थे। ठीक है। फिर हमने मेगा बेसिस की बात की थी। मेगा बेसिस, ठीक है, जिसे आप MG से डोनेट करते थे या MB से डोनेट करते थे। ठीक है। फिर हमने किलो बेसिस की बात की थी, KB। ठीक है। ये सारे वाले कॉन्सेप्ट है कि अब 7 to 10 किलो बेसिस लेंथ। रेप्लिकेशन में आ जाओ, इसमें भी यही बात हो रही है कि इस पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा। ठीक है। इसे RT से डोनेट किया गया है और वो उसको डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट करेगा। टू कॉपीज थी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की, जो कि कन्वर्ट हो रही है डबल स्ट्रैंडेड DNA में। अगेन इंपॉर्टेंट, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर इंटीग्रेट होगा होस्ट के जीनोम में बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम इंटीग्रेज, एंड दिस प्रो वायरस इज स्टेबली मेंटेन्ड। अब जो आपका वायरस बना है ना, इस RNA से जो DNA बना है, दिस इज द प्रो वायरस। ठीक है। दिस इज स्टेबली मेंटेन्ड, अभी मेंटेन्ड है। इसकी पैथोजेनिसिटी की बात करें, कितना खतरनाक है या क्या कॉज करता है, कितनी बीमारी कॉज करता है, फास्ट है, स्लो है, तो दोनों तरीके हैं इसके। इसका एक फास्ट वे भी है, इसका एक स्लो वे भी है। फास्ट वे क्या है कि अगर रेट्रोवायरस है ना, ये रैपिडली कैंसर कॉज कर सकता है। रेट्रोवायरस ट्यूमर्स करा सकता है, ऑन्कोजीन्स को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। ये बहुत फास्ट वे, बहुत फास्टली कैंसर कॉज कर देता है। दूसरा, इसमें डिलेड मैलिग्नेंसी है। डिलेड कैंसर भी कॉज कर सकता है। डिलेड किस तरह से? कि बहुत स्लो प्रोग्रेशन होगी। ठीक है। स्लो इस तरह से कि इंसर्ट DNA रैंडमली इनटू होस्ट सेल जीनोम। और इसमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास HIV की, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एड्स। ठीक है। ये आपके पास डिलेड मैलिग्नेंसी है। ये भी MCQ आ सकता है कि HIV फास्ट वे है या स्लो वे है। ठीक है। डायग्राम डिस्कस हो चुकी है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का कॉन्सेप्ट है। DNA से DNA की अगर कन्वर्ट या नहीं, DNA की कॉपी बन रही है। DNA की अपनी कॉपी बन रही है, जिसको DNA रेप्लिकेशन कहते हैं। वो एक एंजाइम होता है DNA पॉलीमरेज, वो बनवाता है। DNA से RNA अगर बनता है ना, ठीक है, वो RNA पॉलीमरेज बनवाता है, जिसे आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हो। ठीक है। और जो RNA से प्रोटीन्स बनती है ना, वो राइबोसोम्स बनवाते हैं, ट्रांसलेशन जो होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऐसा एंजाइम है जो RNA को वापस से किससे बनाता है? DNA